पिछली क्लास के अंदर हमने विद्युत धारा और आवेश के बारे में पढ़ा था। विद्युत धारा क्या होती है, उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी किए थे, एक दो एग्जांपल किए थे। आपको एकदम बेसिक से बताया था कि विद्युत धारा क्या होती है, किसी चालक के अंदर विद्युत धारा है अथवा नहीं, किस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब बातें हमने पिछली कक्षा में डिस्कस की। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आज हम अगला चैप्टर, नया पॉइंट है, उसी चैप्टर का टॉपिक है पार्ट नंबर 2, विद्युत विभव तथा विभवांतर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, एक बार फिर रिवीजन कराने के लिए। हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था विद्युत धारा क्या होती है, इसका 2 मिनट के अंदर अपन रिवीजन कर लेते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी भी आवेश को इकाई समय के अंदर, या फिर ऐसे बोलो किसी आवेश के प्रवाह की दर, प्रवाह की दर का अर्थ सब बताया था। किसी आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा था। विद्युत धारा का एक प्यारा सा फॉर्मूला पढ़ा था, यानी विद्युत धारा का एक सिंपल सा सूत्र बनाया था। वो कैसे बनाया था, रटने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था अगर विद्युत धारा की परिभाषा आपको एकदम ऐसे अच्छे से समझ में आ रखी है तो आप आराम से उस फॉर्मूले को परिभाषा से बना सकते हैं। देखो एक बार फिर विद्युत धारा का समझ लो 1 मिनट के अंदर। विद्युत धारा को हमने आई से लिखा था। विद्युत धारा की परिभाषा हमने बताया था आवेश के प्रवाह की दर, यानी किसी के भी प्रवाह की दर ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था अगर दर ज्ञात करनी है तो बोलो क्या करना है, समय का भाग लगाने को बोला था। यह किसका प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा अगर अपन को ज्ञात करनी है तो पक्का किसका प्रवाह होगा, आवेश का। तो देखो आवेश का प्रवाह है तो आवेश को Q से रिप्रेजेंट किया था, यानी आवेश को मैंने Q से बताया था। आवेश के प्रवाह की दर ज्ञात करना है तो बोलो किसका भाग लगाएगा, प्रवाह की दर। किसी के भी प्रवाह की दर या फिर दर ज्ञात करना होता है तो हमेशा समय का भाग लगाना है। और भाग लगाने का मतलब सिंपल क्या है, बोलो भाग के अंदर लिख दो Q/T। Q क्या है, अंश बटा हर, यानी कि किसी के अंदर अगर भाग लगाना है इसका मतलब भाग के नीचे लिखा जाएगा तो Q/T। बोलो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या, देखो ये आवेश है, ये प्रवाह की दर यानी समय का भाग लगा दिया। तो इसको देखो परिभाषा से लिंक करो, याद भी नहीं करना पड़ेगा। विद्युत धारा की परिभाषा बताई थी आवेश के प्रवाह की दर। तो देखो आवेश लिख दिया ऊपर, प्रवाह की दर ज्ञात करने के लिए हमेशा समय का भाग लगेगा। यहाँ आवेश की प्रवाह की दर ज्ञात करना है तो आवेश के अंदर समय का भाग लगाया। इस सूत्र को हमने व्यवस्थित करके Q के पदों में भी याद किया था। बोलो Q बराबर कैसे किया था, इसके नीचे हमने माना था 1 मान लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो Q × 1, Q × 1 होगा बराबर I × D। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गणित लग रही है सिंपल सी, वजन गुणा करना है। Q × 1 क्यों लिखा, क्योंकि I अकेला है, नीचे कुछ नहीं है हर में, तो हम 1 मान सकते हैं ताकि अपनी प्रॉब्लम है वो आसान हो जाए। देखो Q × 1 ये Q हो जाएगा और I × T, इसके बीच में कोई चेन नहीं है, इसका मतलब अंडरस्टूड है, गुणा का चेन है, तो इसको ऐसे लिख दो I × T। अब आवेश ज्ञात करने के लिए सीधा ये सूत्र लगा सकते हो। अगर आपको विद्युत धारा दी गई हो और समय दिया हुआ हो तो आप कैसे ज्ञात करोगे आवेश को, विद्युत धारा गुणा समय। लेकिन एक चीज जो ध्यान रखने वाली चीज थी वो क्या थी, इसके अंदर मात्रक का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या, बोलो मैंने क्या बताया था, कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। कभी भी सवाल हल करते समय हमेशा तीनों राशियों को एसआई मात्रक में रखना है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, कूलाम को C से लिख सकते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक मैंने एम्पियर बताया था, एम्पियर को A से। हमेशा विद्युत धारा चाहे सवाल के अंदर आपको माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में भी दे सकता है अगला, लेकिन अपन सवाल हल करते समय विद्युत धारा का मात्रक क्या रखेंगे, बोलो एम्पियर। क्यों रखा, क्योंकि कोई भी सवाल आपको हल करना है तो उसके अंदर मात्रक को हमेशा एसआई यूनिट के अंदर रखना पड़ेगा। देखो समय का एसआई मात्रक क्या होता है, मिनट होता है, सेकंड, बोलो सेकंड होगा, कल बताया था ना, सेकंड को ऐसे ले सकते हैं। तो बताओ कल मैंने एक चीज बताई थी, आवेश को देखो मैंने क्या बोला था, एम्पियर गुणा सेकंड। एम्पियर गुणा सेकंड को मैंने एक सवाल हल किया था, गणना की थी, एम्पियर गुणा सेकंड को मैंने C लिखा था। अब बोलो यहाँ से आवेश क्या है, Q। आवेश देखो, आवेश का मात्रक निकाल रहे हैं हम यहाँ से। आवेश बराबर देखो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, आवेश का मैं मात्रक लिख रहा हूँ केवल। आवेश C का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। और विद्युत धारा के साथ में गुणा किसका मात्रक करना है, समय का मात्रक। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो कहीं पर भी सवाल करते समय अगर आपके साथ में ऐसे आ जाए एम्पियर गुणा सेकंड तो उसको C लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे आ जाता है आपके पास 5 एम्पियर गुणा
6 सेकंड। अब बोलो इसका उत्तर कितना आएगा? 5 गुना 6 कितना होता है? 30। 5 6 30, तो यहाँ से 30 लिख दो। मैं एम्पियर गुना सेकंड की जगह बोलो क्या लिख सकता हूँ? सी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से एम्पियर गुना सेकंड आवेश के बराबर होता है कि नहीं होता है? आवेश को क्या लिख सकता हूँ? एम्पियर गुना सेकंड। तो एम्पियर ये रहा, एम्पियर गुना सेकंड को क्या लिखूं? बोलो सी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है 30 कूलम, यानी 5 एम्पियर गुना 6 सेकंड का मतलब क्या है? 5 गुना 6 ये संख्या गुणा हो जाएगी और एम्पियर गुना सेकंड ये भी गुणा में है। एम्पियर गुणा सेकंड एक नई राशि बन जाती है। बोलो क्या? आवेश का मात्रक। आवेश की मात्रक को सी से लिखते हैं। ये क्लियर है? अब आगे देखो, अब अपन को ऐसे पढ़ना है, आवेश के अंदर मतलब ये देखना है 1 कूलम आवेश का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करते हैं 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, ये क्या आवेश का मान है, लेकिन इसका क्या मतलब है? आवेश के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ज्ञात करते हैं हम। मतलब 1 कूलम में कितने होंगे? 2 कूलम। अगर 1 कूलम में ज्ञात कर ले तो बोलो आप गुणा करके कितने भी कूलम में अंदर इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं 1 कूलम आवेश के अंदर 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन है, तो बोलो 50 के अंदर कैसे करोगे? 50 कूलम के अंदर इलेक्ट्रॉन पूछे तो क्या करना है? सिंपल 50 से गुणा कर दो, 50 में आ जाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे? 1 कूलम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे सर्वप्रथम। देखो 1 कूलम के आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? समझो वर्ड भी। आवेश का मतलब क्या होता है? आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। आवेश का मतलब कोई भी ऋण आवेश या धन आवेश कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम विद्युत धारा के डिस्कस कर रहे हैं तो विद्युत धारा के अंदर किसका प्रभाव हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ जो आवेश की बात कर रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं धातुओं के अंदर असंख्य यानी बहुत भारी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक कॉपर का छोटा सा टुकड़ा ले लो, कॉपर वायर का, मान लीजिए ये, इसके अंदर भी एकांक आयतन में यानी 1 मीटर क्यूब का आप अगर कॉपर का टुकड़ा ले लो वायर का, उसके अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 1 मीटर क्यूब ले लोगे उसके अंदर तो लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है किसी भी धात्विक चालक के अंदर उसके प्रति इकाई आयतन के अंदर, प्रति इकाई आयतन का मतलब क्या है? जैसे ये 1 मीटर, इस तरफ 1 मीटर कॉपर का टुकड़ा लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर ही क्या है बोलो? इसकी ऊंचाई है मान लीजिए, ठीक है। तीनों 1 मीटर है। अगर 1 मीटर क्यूब का यानी 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई का अगर कॉपर का वायर लिया जाए या कॉपर की धातु ली जाए तो उसके अंदर लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हो, हमारे घरों तक जीएसएस से आने वाली सप्लाई में काफी तार, मतलब काफी लंबी तार चाहिए, तो उस तार के अंदर बोलो काफी ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके अंदर आवेश होगा या नहीं होगा? तो हमें यही पता करना है कि 1 कूलम आवेश अगर कोई आदमी बोल रहा है कि इस चालक के अंदर 2 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं बोलो, वो ही बताना चाह रहे हैं। देखो आवेश किससे मिलकर बना होगा? आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे पक्का। आवेश को क्यू से लिख सकता हूं, बोलो आवेश को क्यू। मुझे नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन है, ये तो जरूर मान सकता हूं, माना कि n इलेक्ट्रॉन है, माना किसी आवेश q के अंदर n इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो फिक्स होता है। बोलो कितना? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश याद रखना है। ये कैसे पता किया गया? ये 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रयोगशाला के अंदर वैज्ञानिकों के द्वारा ज्ञात किया गया। कितना आया इसका मान याद करना पड़ता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। यानी कोई आदमी ऐसे बोले कि किसी चालक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? देखो देखो, बहुत ज्यादा है, बहुत कम राशि है। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब बहुत कम है, लेकिन एक धातु के अंदर मैंने क्या बोला? लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर बहुत बड़ा आवेश बन सकता है क्या? 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर तो बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम आवेश होता है, क्योंकि 1.6 गुणा 10 की घात -19 ये राशि अपने आप में बहुत बड़ी है, छोटी है। 10 की घात -19 का मतलब क्या है? ये राशि अपने आप बहुत छोटी है। देखो कैसे 1.6, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या है, लेकिन इसके साथ देखो 10 की घात -19 का मतलब क्या है बताए? 0.00000 ऐसे लेते चले जाओगे जब तक 19 डिजिट नहीं आ जाए, यानी पॉइंट के बाद में 19 बार भाग टूटेगा, यानी 0 लगेंगे
तब जाकर इतना मिलेगा। इसका मतलब ये देखो 1.6 into 0.0000 ऐसे 19 बार लिखोगे तो बोलो बहुत छोटी संख्या मिलेगी या बड़ी? छोटी मिलेगी, पक्का है। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर आवेश होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन मैंने क्या कहा, किसी धातु के अंदर मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन है, n कितना भी हो सकता है, लाखों में अरबों में कुछ भी हो सकता है। n एक धनात्मक संख्या हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कैसा होता है बोलो, धनात्मक या ऋणात्मक? इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा ऋणात्मक आवेश आता है। ऋणात्मक का मतलब माइनस का चिन्ह लगेगा, बोलो लगेगा नहीं लगेगा? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा ऋण आवेश होता है, यानी उसके आगे माइनस लगाएंगे। n क्या है? n मतलब संख्या है, n का मान तो पॉजिटिव आएगा, या तो 10 होगा या 10 लाख होगा, जितना भी होगा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव ऐसा थोड़ा ही होगा कि -10 इलेक्ट्रॉन है किसी के अंदर, ये नहीं हो सकता। हाँ ये जरूर है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणा 10 की घात -19 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 10 मैंने बोला वो ऋणात्मक नहीं है ना, उसके आगे चिन्ह आगे वो ऋणात्मक बन जाती है, वो अलग बात है। आगे देखो, तो n into e मतलब ये है किसी आवेश का मान, किसी धातु के अंदर आवेश ज्ञात करना चाहेंगे। मान लेते हैं n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि n का मतलब क्या है बोलो, n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसे हिंदी में ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n का मतलब क्या है बोलो, n का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन है वो अपन को ज्ञात करना है। लेकिन मैं कहता हूं एक कूलम आवेश का अगर मुझे पता चल जाए तो मैं कितना भी आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकता हूं। कैसे? उस एक कूलम के अंदर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे सपोज करते हैं। होता तो एक कूलम के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया था कितना, 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, वो अपन कैलकुलेट करेंगे कैसे आते हैं। लेकिन एक बार सपोज ऐसे करो, एक कूलम आवेश के अंदर माना 10 इलेक्ट्रॉन है, अब आपसे पूछे 20 कूलम में कितने होंगे, क्या करोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे या जोड़? सिंपल है, एक कूलम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 20 के अंदर क्या करोगे, गुणा कर लो, 20 गुणा 10 200 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे एक कूलम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन का पता चल जाए तो मैं बोलो कितना भी बड़ा कूलम होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकता हूं। ठीक है, तो आगे देखो, मैंने कितना बोला, एक कूलम, तो आवेश की जगह लिखो एक कूलम। सी का मतलब कूलम, मात्रक होता है आवेश का। n का मतलब मुझे ज्ञात करना है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम में, ये पता करना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का e का मान मुझे पता है, एक e का मान बोलो कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। यहाँ पर हम केवल मान रखेंगे, चिन्ह नहीं रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये परिमाण रखा है मैंने, 1.6 into 10 to the power -19। अब बताओ यहाँ से आप n का मान आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो देखो n का मान कैसे ज्ञात करोगे, n गुणा है 1.6, यानी n के साथ ये कोई संख्या गुणा में है, कोई भी मान लीजिए कोई संख्या है जितनी भी है, तो एक बराबर के एक साइड क्या है n है और इसके साथ कुछ संख्या गुणा में, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। तो जो भी राशि ज्ञात करनी होती है उसको एक साइड रखना पड़ेगा, या तो लेफ्ट साइड रखो या राइट साइड, वो आप इंडिपेंडेंट हो, कहां भी रख सकते हो। देखो मैं n को यहीं रहने दे रहा हूं, n को यहीं रख दो, ऊपर क्या है एक कूलम, लेकिन इसको मैं नीचे भेज रहा हूं क्योंकि हमेशा गणित के अंदर कोई भी आप सवाल हल करते हैं उसके अंदर अगर कोई एक अज्ञात राशि आ जाती है तो अज्ञात राशि को एक साइड किए बिना तो उसका मान नहीं ज्ञात कर सकते। तो देखो n का मान यहाँ रख दिया, n तो हमें ज्ञात करना है तो n को उसी जगह रहने दो। n के साथ जो अगर गुणा में है इस साइड, n के साथ ये संख्या किस में है बोलो गुणा में, अगर n के साथ ये संख्या इस साइड गुणा में है तो बराबर के दूसरी साइड यानी लेफ्ट साइड आते समय किस में हो जाएगी, भाग में। अगर इस साइड प्लस में होती तो बोलो लेफ्ट साइड में आते किसकी हो जाती, माइनस की, लेकिन ये किस में बोलो गुणा में। तो n के साथ कोई संख्या इस साइड अगर गुणा में है तो वो इस साइड आते समय भाग में बन जाएगी, जैसे 1.6 into 10 to the power -19। भाग का मतलब उसको नीचे भेज रहा है हर के नहीं हर के रूप में। आगे देखो, अब इसको हल कैसे करेंगे, ये तो गुणा भाग सभी को आता है ना, बोलो एक के अंदर, और ये भी देखो कूलम है, इसको कूलम देखो n गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, तो ये भी कूलम है, ऊपर भी कूलम नीचे भी कूलम, कूलम से कूलम कट जाएगा। अगर किसी भी राशि के अंदर ऊपर और नीचे सेम मात्रक आ जाए या सेम संख्या आ जाए तो वो आपस में कट जाती है, कूलम से कूलम कट गया, इसका मतलब n का कोई मान आएगा, मात्रक नहीं आएगा, मात्रक यही होगा n का मान। और सोचो कोई संख्या का मात्रक होता है क्या, मैंने बोल दिया 10 क्या 10 का ऐसे नहीं ना, अगर दूरी की बात करेंगे 10 किलोमीटर बोलेंगे, लेकिन मैंने केवल 10 बोला, इसका मतलब क्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो n क्या है, n मैंने बोला इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। और देखो यहाँ से फॉर्मूले से भी मात्रक आ रहा है क्या,
गुलाम से गुलाम कट गया, मतलब ऐसा कोई मान आएगा, कितना आएगा देखो। इसको अगर हम हल करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 1 बटा 1.6 गुणा 10 की घात -19 है। बोलो अब इसको हल करना है तो इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को जैसे ही हटाओगे ऊपर क्या 0 लगा सकता हूं, ठीक है। आगे देखो, इसको अगर आप भाग दोगे और हल करोगे तो बोलो कितना आएगा, 6.25 into 10⁻18। ये क्या लगा है, सिंपल सी गणित है। 10 के अंदर 16 का भाग दिया, पूरा पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा, 0.6 आएगा, लेकिन 10 की घात -19 है। इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, 10 की घात 19 को ऊपर 10 की घात +19, जैसे ही ऊपर जाएगी उसका चिन्ह बदल जाएगा और चिन्ह बदलेगा तथा यहाँ पर 1.6 था तो 10 की घात 19 को 10 कम हो जाएगा क्योंकि इस तरफ खिसका दिया पॉइंट को। देखो कैसे किया, 10 बटा 16 गुणा 10 की घात 19, बोलो ऊपर गई तो घात का चिन्ह बदल गया। अगर हर के अंदर घात माइनस में है, 10 की घात -19 है, तो उसको अंश में ले जाते समय उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर माइनस में, नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके किस में हो जाएगी, प्लस में। 10 की घात -19 है, नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस में हो गई। अब इसको हल करो, अब इसको हल कैसे करोगे, 10 की घात 19 है, इसको चलो मैं 10 की घात 18 लिख दूं, यानी यहाँ ये 10 इसको इसके साथ गुणा कर दूं तो यहाँ 10 की घात 18 आ जाएगी। बोलो 10 की घात 18, 10 गुणा 10 100 हो गए, 100 बटा 16 कितना होता है, बोलो 6.25 होता है, 10 की घात 18 है। तो इस प्रकार ये बोलो कितना आवेश एक कूलम के अंदर क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो देखो एक कूलम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आए, 6.25 गुणा 10 की घात 18, यानी कि एक कूलम के अंदर लगभग इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 6 गुणा 10 की घात 18। ये अपने आप में बहुत कम है या बड़ी संख्या है, अब ये बड़ी संख्या है, क्यों, क्योंकि इसके साथ 10 की घात प्लस में 18 है। अगर माइनस में आती तो छोटी संख्या थी, लेकिन 6 गुणा 10 की घात 18 प्लस में आ रही है, इसका मतलब क्या, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। यानी कि एक कूलम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कम संख्या में ज्यादा, 6 गुणा 10 की घात 18 बहुत बड़ी संख्या है। तो एक कूलम के अंदर भी इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अगर किसी घर के अंदर अपन ऐसे बोले एक चालक है, उसके अंदर 200 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो एक कूलम के अंदर इतना है तो 200 कूलम को क्या करोगे, इस संख्या से गुणा कर दो। आगे देखो ये सब चीज हो गई। आगे देखो अपन ऐसे करेंगे, एक कूलम आवेश का मतलब देखो, एक कूलम आवेश का मतलब है 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, लगभग है ये, एग्जैक्ट कितना है 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो 0.25 को हम छोड़ सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या के अंदर 0.25 ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि 10 की घात 18 के सामने 0.25 का मान अपने आप में 0 के बराबर है, मतलब नेग्लिजिबल है, उसको छोड़ सकते हैं। तो ये क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बताओ एक कूलम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई, 6 गुणा 10 की घात 18। एक कूलम आवेश ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है। बोलो तो कोई व्यक्ति ऐसे बोले एक कूलम आवेश किसी चालक में प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, क्योंकि धारा क्या थी, आवेश की प्रवाह की दर। अगर इतना कूलम है इसका मतलब उसके अंदर एक का भाग लगाए तभी यह आए, यानी कि 1 मिनट के 1 सेकंड के अंदर अगर इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है, एक कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने आप बहुत बड़ा संख्या है, देखो 6 गुणा 10 की घात 18। आगे देखो आप अपना नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं, विभव तथा विभवांतर। अब देखो विद्युत विभव तथा विभवांतर, मैंने कल एक सर्किट बनाया था परिपथ, आप भी बना सकते हो। आप यहाँ पर मैंने ऐसे बल्ब बनाया था, बोलो, और यहाँ पे आप ऐसे देखो बल्ब बनाया था, यहाँ पे बैटरी बनाई थी, बैटरी के अंदर 2 सिरे होते हैं, बैटरी सेलों का समूह होती है, बताया हुआ है। तो 2 सेल कभी देखना, घड़ी का सेल आता है ना बड़ा सा, मतलब उसके अंदर भी एक प्लस एक साइड और एक साइड माइनस का लिखा होता है। इसका प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब पॉजिटिव यानी ज्यादा मान, यानी कि प्लस का मतलब है किसी भी बैटरी के प्लस का मतलब है उसका उच्च विभव का सिरा है, और माइनस का मतलब है उस प्लस वाले की बजाय उसका मान क्या होगा, कम। यानी प्लस का मतलब है उच्च विभव का सिरा है और माइनस का मतलब है निम्न विभव यानी कम विभव वाला सिरा है। तो ये बैटरी, बोलो यहाँ पे प्लस लगा दूं क्या, ठीक है। अब यहाँ क्या थी, कुंजी थी, कुंजी बना लो, कुंजी का मतलब वही स्विच है, इसको मैं कह सकता हूँ कि, और ये क्या है, बोलो बैटरी। बैटरी के अंदर 2 सिरे होते हैं,
एक तो धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। ऋण का मतलब नकारात्मक, यानी कि प्लस और माइनस का मतलब क्या है, कोई भी सेल या बैटरी के अंदर दो सिरे होते हैं, उसके अंदर एक कैसा होता है, एक धनात्मक सिरा यानी कुछ विभव का सिरा और एक ऋणात्मक नेगेटिव माइनस लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या है, कम है। इसका मतलब बैटरी के अंदर प्लस वाले सिरे को उच्च विभव का सिरा कह सकते हैं और माइनस वाले को निम्न विभव का सिरा भी कह सकते हैं। इसका मतलब दर्शाने के लिए हम प्लस ज्यादा विभव वाले को प्लस लिख दिया, कम वाले को माइनस, आगे कुंजी लगा दी। कुंजी को सिंपल ऐसे समझ लो, अपने बोर्ड लगे होते हैं ना स्विच, तो ये स्विच लगा दिया, की लगा दी, इंग्लिश में की कहते हैं। और यहाँ पर विद्युत धारा अगर मापनी तो एमीटर लगाया था और एमीटर का बोलो ये सिरा प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसका एमीटर का ऊपर वाला सिरा कैसे होगा, प्लस, क्योंकि बैटरी का देखो इस साइड वाला सिरा प्लस है और इस साइड वाला माइनस है, तो एमीटर का भी ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये चित्र था, ये बल्ब है। अब जैसे इसके अंदर मान लीजिए कुंजी ऑन करेंगे, यानी स्विच को ऑन करेंगे, स्विच दबाएंगे तो इसके अंदर ये आपस में कनेक्शन हो जाएगा। इतनी देर दूर दूर है दोनों तार आपस में, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो इसके अंदर विद्युत प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा को I से लिख सकते हैं। किसी के अंदर विद्युत धारा बल्ब के अंदर प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब बोलो बल्ब अगर फ्यूज नहीं है तो जलेगा। ये बल्ब फ्यूज नहीं है मैंने बोल दिया, तो ये बल्ब जलेगा। और जैसे ये बल्ब जलेगा बोलो, इसका मतलब अपन कह सकते हैं इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए यानी कितनी बह रही है, इसको मापने के लिए मैंने क्या लगा दिया, अमीटर। अमीटर मुझे ये बताएगा 5 एम्पीयर बह रही है या 10 कितनी बह रही है, यानी ये वो घड़ी है, एमीटर वो घड़ी है जो समय नहीं बताएगी, क्या बताएगी, धारा का मान बताएगी। सामान्य घड़ी क्या बताती है, समय, लेकिन अमीटर वाली घड़ी क्या बताएगी, इसके अंदर कितनी धारा बह रही है। जैसे सपोज मान लिया मैंने इसके अंदर मान लो आप 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो एमीटर के अंदर ऐसे ऐसे देखो, उसके सेम घड़ी होती है, उसके अंदर ऐसे सुइयां लगी होती है। यहाँ जैसे यहाँ 12 लिखा होगा, मान लीजिए कितना भी हो सकता है, यहाँ 6 है या 7 है, तो 5 एम्पीयर का मतलब अमीटर की सुई यहाँ आ जाएगी, ठीक है, 5 में यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब अपन को पता चल जाएगा, इसकी सुई अगर 5 पे आ रही है, इसका मतलब बल्ब के अंदर धारा कितनी बह रही है, बोलो 5 एम्पीयर। इस अमीटर वाली घड़ी के अंदर 0 से लेकर 220 या 100 तक मतलब वोल्टेज की घड़ी है, तो 0 से 220 वोल्ट कहाँ, घर कनेक्शन के लिए। अगर वही बस कनेक्शन वाली लाइट की बात करें तो उसके अंदर लगने वाली अमीटर वाली घड़ी कितने की होगी, वो तो काफी ज्यादा होगी, 100-200 एम्पीयर की। और वोल्टेज यानी विभवांतर की घड़ी सेम ऐसी होती है, उसके अंदर बड़ा सा V लिखा होगा, उसके अंदर 0 से लेकर 400 वोल्टेज तक भी हो सकता है, या 400 या 500 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि कृषि कनेक्शन के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए, क्योंकि जमीन से अंदर पानी को बाहर खींचना है, वो लोग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खींचोगे, बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, उसके अंदर ताकत चाहिए। ताकत का काम कौन करेगी, मोटर, और उस मोटर को चलाने के लिए विद्युत धारा तो उत्पन्न होती है, जीएसएस से अपनी लाइट आती है। इसका मतलब यह है कृषि कनेक्शन के लिए आने वाली विद्युत धारा का मान घर कनेक्शन के अंदर आने वाली धारा की तुलना में लगभग दुगुना होता है। दुगुना होगा तभी तो चलेगा। घर के अंदर में क्या है, विद्युत पंखे, ट्यूबलाइट, ये चलाना होता है, लेकिन वहां पर जमीन के अंदर से 100-200 फीट के नीचे से पानी को खींच के बाहर लाना है, इसका मतलब ताकत चाहिए। और ताकत चाहिए मतलब क्या बोला मैंने, विद्युत क्या है, एक ऊर्जा है, ऊर्जा यानी ताकत है। तो इसका मतलब ये है कृषि कनेक्शन के अंदर इस्तेमाल होने वाली मोटर को चलाने के लिए लगने वाले एमीटर के अंदर कितनी रीडिंग होगी, 0 से लेकर 100-200 तक एमीटर की रीडिंग। लेकिन वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी हो सकती है, 0 से लेकर 400-500 तक। अमीटर भी मतलब उसके अंदर धारा भी ज्यादा बहेगी और विभवांतर भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जमीन के अंदर से पानी को खींचने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा मतलब विद्युत चाहिए, विद्युत क्या है, ऊर्जा है। तो पानी को जमीन के अंदर से खींचने के लिए बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है। वो ऊर्जा किससे मिलेगी, लाइट से। लाइट से कहां से, अपने ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर को तार कहां, जीएसएस से लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं। तो जीएसएस के अंदर से जैसे ही लाइट को ऑन किया जाएगा आपके ट्रांसफार्मर तक पहुंचेगी, फिर वहां से कंट्रोल होगी, कम या ज्यादा अपन के मोटर कितने वोल्टेज पे चलनी चाहिए उस अनुसार ट्रांसफार्मर होते फिक्स होते हैं उसकी वोल्टेज। यानी ट्रांसफार्मर क्या करेंगे, वोल्टेज को नियंत्रित करेंगे ताकि अपने कृषि कनेक्शन यानी कृषि की जो लाइट लगी है उसके ऊपर लगने वाले उपकरण को नुकसान न हो। तो अपन मान लीजिए 400 वोल्टेज की घड़ी लगी है, ये एमीटर तो हमेशा किसके क्रम में, सरणी क्रम में लगेगा, कल बताया था। लेकिन अगर यहाँ पर विभवांतर मापना है, वोल्टमीटर वाली घड़ी कहाँ लगेगी,
इसके समांतर क्रम में। समांतर का मतलब क्या है? सरणी का मतलब जिस लाइन में बल्ब लगा है उसी लाइन में एमीटर लगेगा, लेकिन समांतर क्रम का मतलब है इसके एकदम सामने लगेगा। बोलो ऐसे। वोल्टमीटर यानी कि V वाली घड़ी, वोल्टमीटर हमेशा विद्युत परिपथ के जो अपन के ये स्रोत लगे हुए हैं उसके समांतर क्रम में। अब मान लीजिए ये घरेलू कनेक्शन है, सिंपल बल्ब है, मान लेते हैं ये 110 वोल्ट का बल्ब है, इसके अंदर सेम वैसे ही अगर घर कनेक्शन का वोल्टमीटर है तो उसके अंदर रीडिंग होगी जैसे 0 1 2 3 ऐसे कितने तक होगी 220 तक। घर कनेक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा 110 वोल्ट पे ये बल्ब जल गया, इसका मतलब बोलो इसकी रीडिंग यानी इसकी सुई कहां आएगी? 120 का मतलब मान लीजिए ऐसे है, यहां कहीं आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है अपन जैसे ही वोल्टमीटर की घड़ी देखेंगे इसके समांतर क्रम, पार्श्व क्रम को या समांतर क्रम को एक ही बात है। वोल्टमीटर हमेशा विद्युत परिपथ में लगने वाले उपकरण के समांतर क्रम में लगेगा। समांतर क्रम का मतलब क्या है? उसके सामने लगेगा। लेकिन अमीटर यानी विद्युत धारा को मापने वाली घड़ी या विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण एमीटर हमेशा विद्युत परिपथ के अंदर लगने वाले उपकरण के सरणी क्रम, सरणी यानी लाइन, उसी लाइन में लगेगा जिस वायर के साथ बल्ब लगा है उसी वायर से इसको जोड़ दो। लेकिन वोल्टमीटर क्या होगा? उसके सामने यानी अलग वायर से उसके पार्श्व क्रम में, पार्श्व यानी साइड में, ये एक साइड बल्ब है एक साइड वोल्टमीटर है, लेकिन ये अमीटर इसके पार्श्व क्रम में नहीं है, ये उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में बल्ब लगा है। तो V क्या बताता है? V का मतलब वोल्ट यानी विभवांतर बताएगा, A का मतलब अमीटर। ये कैसे पता चला? क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर से A ले लिया तो A किसको मापेगा यानी एमीटर वाली घड़ी किसको मापेगी? किसी भी विद्युत स्रोत के अंदर या विद्युत परिपथ के अंदर बहने वाली धारा का मान बताने वाली घड़ी का नाम क्या है? एमीटर। एमीटर के ऊपर प्लस कैसे आया? क्योंकि एमीटर का ये सिरा देखो बैटरी के उच्च विभव वाले सिरे की साइड है, उस साइड से जुड़ा है, सेम वायर है ये, तो इसके ऊपर प्लस आ गया। नीचे वाला सिरा देखो बैटरी के ऋण टर्मिनल यानी माइनस वाले से जुड़ा है, तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं। आज मेरे बताने का मतलब ये है, एक बताया अमीटर, एक बताया वोल्टमीटर। एमीटर क्या करेगा? विद्युत धारा को मापेगा। एमीटर को विद्युत परिपथ के अंदर लगने वाले उपकरण के सरणी क्रम में जोड़ा जाएगा। याद रखना है, हमेशा सरणी क्रम में जोड़ेगा। अगर एमीटर को मान लीजिए गलती से किसी ने समांतर क्रम में जोड़ेगा तो अपनी रीडिंग एमीटर सही नहीं बताएगा, अपन नहीं बता सकते इसके अंदर कितनी धारा बहेगी। अगर ऐसा ही मैं बात करूं वोल्टमीटर यानी किसी के अंदर विभवांतर मापना है तो विभवांतर कैसे मापोगे? अगर विभवांतर मापना है तो विभवांतर वाला मीटर यानी विभवांतर वाली घड़ी किसके क्रम में? जो विद्युत परिपथ के अंदर आप जिस उपकरण के अंदर विभवांतर मापना चाहते हो उसके समांतर क्रम यानी उसके साइड में, उसके सामने, उसके पार्श्व क्रम में वोल्टमीटर वाली घड़ी लगेगी। लेकिन अमीटर वाली घड़ी हमेशा उपकरण के सरणी क्रम में लगेगी, ये ध्यान रखना है। इतने तक क्लियर है? आगे देखो, अब देखो हमने कल पढ़ा था विद्युत धारा। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या था? आवेश की गति जरूरी थी, लेकिन वो आवेश को गति कराने के लिए वो ताकत कहां से मिल रही थी? बोलो, मैंने क्या बोला? किसी भी आवेश को गति कराने के लिए ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कौन दे रहा था? बोलो बोलो, मैंने बताया था बैटरी। बैटरी या विद्युत स्रोत कोई भी हो सकता है। जीएसएसबी क्या एक तरह से विद्युत स्रोत है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है विभवांतर कैसे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए उत्तरदायी कौन है? हमने बोला जब इलेक्ट्रॉन या आवेश गति करना शुरू कर देंगे उसको क्या बोलना? विद्युत धारा। तो इस गति को चालू कराने के लिए उत्तरदायी कौन है? जैसे कोई बस है, उसके अंदर आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो वो नहीं चलेगी। इसका मतलब बस को स्टार्ट करने के लिए क्या चीज जरूरी? बोलो, पेट्रोल। सेम ऐसे ही सभी धातु या कोई भी चालक तार, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही मौजूद होते हैं बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की एक अनियमित गति हो रही है। अपने मन मर्जी से इलेक्ट्रॉन उस धातु के अंदर घूम रहे हैं। अगर आपको उस धातु की तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कराना है तो उस विद्युत तार को यानी उस धातु के तार को एक विद्युत स्रोत बैटरी से जोड़ सकते हैं। बैटरी से जोड़ना पड़ेगा या किसी बड़े जीएसएस से। जीएसएस क्या है? एक तरह से विद्युत का स्रोत है। यानी बैटरी क्या काम करती है? विभवांतर उत्पन्न करना। तो सेम वैसे ही विभवांतर कैसे उत्पन्न किया? विभवांतर एक तरह से ऐसे मान लो ऊर्जा है। विभवांतर क्या है? एक ऊर्जा है जो जरूरी है किसको? आवेश को गति कराने के लिए। बोलो बोलो, विभव क्या है?
विभव का मतलब होता है किसी आवेश को गति कराने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो एक, आप ऐसे कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, वो विभव है। और विभवांतर का मतलब क्या है, नाम से क्लियर है। विभव का अंतर, दो बिंदु है, मान लीजिए एक का विभव है 10 वोल्ट, एक का विभव है 5 वोल्ट, एक का 10 वोल्ट बोला मैंने, एक सिरे का 5 वोल्ट बोला, इसका मतलब विभवांतर, विभव का अंतर कितना होगा बोलो, ज्यादा माइनस कम, 10 माइनस 5, विभवांतर कितना आएगा 5। तो मतलब ये है इलेक्ट्रॉन को हम ये बताना चाहते हैं, जो अपन ने विद्युत धारा पढ़ी उसके अंदर आवेशों की एक निश्चित दिशा के अंदर गति जरूरी है, उस गति को शुरू करने के लिए कौन फैक्टर मैंने बताओ, बैटरी। बैटरी क्या काम करती है, बैटरी विभवांतर प्रदान करेगी। बैटरी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, सेलों के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, बहुत बड़े रसायन भरे होते हैं, बहुत बड़ा मतलब विलयन भरा होता है। तो देखो बैटरी के अंदर सेल होंगे, सेल क्या काम करेंगे, बैटरी के अंदर विभवांतर उत्पन्न करने का कार्य कौन करते हैं, सेल। या फिर ऐसे बोलो बैटरी है तो उसके अंदर नो डाउट बहुत सारे सेल लगे होंगे, तो वो सेल क्या करेंगे, विभवांतर उत्पन्न करेंगे। और ये विभवांतर क्या है, एक तरह से ऊर्जा है। यही विभवांतर इस परिपथ के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति के लिए जरूरी है। बोलो किसी भी चालक तार के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित दिशा में यानी उसके अंदर धारा प्रवाहित कराना है तो क्या जरूरी है, बोलो विभवांतर, यानी अतिरिक्त ऊर्जा जरूरी है। ऐसे तो हम देखते हैं कॉपर का वायर पड़ा है, लोहे का कोई वायर ले लो, तार ले लो, जो किसी बैटरी से या विद्युत स्रोत से कनेक्ट नहीं है, यानी किसी से जुड़ा नहीं है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उस टाइम भी है लेकिन उस टाइम झटका नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, सिंपल है, क्योंकि उसके साथ कोई बैटरी जुड़ी नहीं है, तो इसको बाहर से कोई ऊर्जा नहीं मिल रही है। सिंपल बाहर अपने यहाँ का तापमान मान लीजिए 40 डिग्री से ज्यादा होता नहीं, 40-45, उस तापमान पर वो इलेक्ट्रॉन कोई एक निश्चित दिशा में गति नहीं करेंगे जब तक उसको किसी बाहरी विद्युत स्रोत, यानी बाहरी विद्युत स्रोत का अर्थ क्या है, या तो बैटरी हो सकती है या बहुत बड़ा जीएसएस भी हो सकता है। मेरे कहने का अर्थ है कि आवेश को गति कराने के लिए ऊर्जा कहां से मिलेगी, बोलो बैटरी से। बैटरी के अंदर ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, बैटरी के अंदर बहुत सारे सेल लगे होते हैं, सेलों के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, सेल के अंदर एक ऐसा काला सा पदार्थ बना हुआ एक इलेक्ट्रोड लगा होता है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, तो उसके अंदर बोलो एक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बैटरी को ऊर्जा मिलती है और इस बैटरी के द्वारा जो विभवांतर उत्पन्न किया जाएगा, यही विभवांतर आगे आवेशों की निश्चित दिशा में गति कराने के लिए उत्तरदायी होगा। तो देखो विभवांतर को बोर्ड पे समझो। देखो विभवांतर क्या है, विभवांतर मैंने बोला एक तरह से ऊर्जा है। विभवांतर वह ऊर्जा है जो देखो किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक देखो विभवांतर का मतलब क्या, एक तरह से ऊर्जा है। किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति कराने के लिए जो कार्य किया जाता है, एक बार लिखो बाद में समझाएंगे। वही विभवांतर कहलाता है। देखो मैं जो बोल रहा हूं अगर आपको नहीं दिख रहा तो ध्यान से सुनो। विभवांतर का मतलब है किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति कराने के लिए जो कार्य किया जाता है वही विभवांतर है। अब देखो इसका कल जैसे विद्युत धारा की परिभाषा से फॉर्मूला बनाया था, आज देखो विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर का फॉर्मूला बनाते हैं। विभवांतर को इंग्लिश में वोल्टेज कहते हैं, VOLTAGE। तो विभवांतर को दर्शाने के लिए मैंने V इस्तेमाल कर सकता हूं, कैपिटल V, क्योंकि पहला अक्षर ले लो V। अब यहां समझो, देखो अब विभवांतर का मतलब यह है, विद्युत धारा क्या थी, आवेशों की एक निश्चित दिशा में गति,
लेकिन विभवांतर क्या है, किसी एक आवेश को, मान लीजिए एक आवेश, एक कूलम आवेश है, यहाँ पर ये बिंदु है, ठीक है ए, ठीक है, ये कोई बिंदु है बी मान लीजिए, ठीक है। इस आवेश को, ये एक कूलम आवेश है ऐसे, ठीक है, इस आवेश को इस एक बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। भाई किसी के स्थान बदल रहे हो यानी गति करा रहे हो तो कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना मतलब ऊर्जा चाहिए। तो इस एकांक आवेश, मान लीजिए एक कूलम, इस एकांक आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वही क्या है, विभवांतर है। मान लीजिए यहाँ पर इस एक कूलम आवेश को गति कराने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, ये हो गया। अब इसकी परिभाषा से अपन क्या बनाते हैं, बोलो, फॉर्मूला बनाते हैं। बोला क्या, बोला एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी किसी को, एकांक का मतलब क्या है, इकाई आवेश, इकाई मतलब एक, इसका मतलब क्या है कि कार्य करने के लिए, कार्य कर रहे हैं, कार्य करना है, इसका मतलब कुछ अपन को ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा विभवांतर के, देखो फॉर्मूला, एकांक आवेश का मतलब क्या है, आवेश का भाग लगेगा, पक्का है। एकांक का मतलब होता है हमेशा भाग लगेगा किसी का, इकाई संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा भाग लगेगा। एकांक आवेश को गति कराना है तो एकांक आवेश को गति कराना है, इसका मतलब q का भाग लगा दो। लेकिन क्यों करना पड़ता है, ये कार्य को कराने के लिए, तो कार्य ऊपर लिखा जाएगा। देखो किसी भी कार्य को कराने के लिए परिभाषा ऐसे बनती है, किसी एकांक आवेश को, ये एकांक आवेश है हमेशा नीचे लिखा जाएगा, कोई भी एकांक बोला जाए, एकांक शब्द का मतलब होता है उसका डिवाइड करना है, उसका भाग लगाना है, ठीक है जी। जैसे मैंने दर का मतलब क्या बताया था, दर का मतलब होता है समय का भाग लगाना, एकांक का मतलब होता है किसी भी राशि को, एकांक का मतलब है उस राशि का भाग लगाना। एकांक आवेश बोला है, यानी किसी एकांक का मतलब एक आवेश मान लो, एक कूलम, या फिर q मान लो, मैंने बोला q आवेश को ये क्या दिया जाएगा, वही x देखो या फिर ऐसे देखो, भाई सिंपल है, q आवेश को गति कराने के लिए w कार्य किया जाएगा, तो a क्यों कितना, q के लिए इतना, तो a के लिए भाग लगेगा ना, सिंपल एक ही नियम, w बटा q। और इसको भी हल अगर आप करना चाहते हो, देखो इधर देखो, इसको भी हल करना है तो a के लिए बोला कितना मैंने, q के लिए बोला w, ठीक है जी। फिर एक के लिए मान लिया क्या, w कार्य किया जाएगा, एक कूलम के आवेश की गति के लिए मान लिया मैंने कितना कार्य, x कार्य मान लिया। अब इसको गुणा करो, वज्र गुणा करो, q गुणा x, qx, एक गुणा w, x क्या है कार्य, तो यहां से भी आप बता सकते हो x बराबर क्या आया, w अपॉन q, यानी कि x जूल कार्य के लिए कितना, देखो q आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य किया जा रहा है, w अपॉन q। तो यही तो विभवांतर है, x यहां पर क्या है, विभवांतर, ऐसे कर सकते हो। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला ये याद रखना है, विभवांतर, q आवेश की गति के लिए बोलो w कार्य, तो इकाई आवेश यानी एक कूलम आवेश के लिए w अपॉन q, जो कार्य किया जाएगा वही विभवांतर है। ये बोलो ये राशि क्या कहलाएगी, यही विभवांतर है। इस परिभाषा यही तो है, एक कूलम आवेश को गति कराने के लिए जो कार्य, तो इसको कार्य विभवांतर लिख दो, तो यहां से v बराबर भी लिख सकते हो w अपॉन q। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या आया, बोलो w अपॉन q। यहां से फॉर्मूले से एक सवाल को करते हैं, देखो एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु, जो विभवांतर है दो बिंदु आएंगे के मध्य दो कूलम आवेश को ले जाने में किया जाने वाले कार्य का परिकलन करो। सिंपल सा फॉर्मूला है, परिभाषा आती है तो आप आराम से कर सकते हो। देखो ऐसे, वही बात, q आवेश के लिए w कार्य किया जाता है, एक कूलम आवेश के लिए किया जाने वाला कार्य विभवांतर है w अपॉन q। w अपॉन q का दूसरा नाम बोलो क्या, यही तो विभवांतर है, तो v लिख दूं क्या, भाई q आवेश को गति कराने के लिए माना w कार्य किया जाता है, तो एक कूलम आवेश को गति कराने के लिए w अपॉन q, w अपॉन q का दूसरा नाम क्या है, अरे विभवांतर की परिभाषा यही तो है, इकाई आवेश यानी एक कूलम आवेश को गति कराने के लिए जितना कार्य करेंगे वही तो विभवांतर है। तो इकाई आवेश यानी एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश को कितना कार्य किया जा रहा है, w अपॉन q। अब बताओ यहां से आप क्या बता सकते हो, इस फॉर्मूले से w अपॉन q है, यहां से w का फॉर्मूला रीअरेंज कर सकते हो। देखो v बराबर w अपॉन q, ये फॉर्मूला याद रखने को बोला है, याद वैसे नहीं करना, अगर डेफिनेशन अच्छे से याद है आपको। तो यहां से w का मान बोलो कितना आएगा, मैं ऐसे ले सकता हूं क्या, w बराबर w एक साइड रख लो तो क्या करना है q गुणा v, भाई v के नीचे एक मान लो, कुछ नहीं है तो
किसी भी राशि के लिए जब कुछ नहीं लिखा है तो सिंपल हल करने के लिए आप एक मान लो, तो W गुणा 1 यानी W Q गुणा V, तो W का यानी W क्या है, कार्य, Q गुणा V, तो यहाँ से W का सूत्र आ गया यानी कार्य का W बराबर Q गुणा V। यहाँ से भी देखो यही तो है, यहाँ से देखो आगे देखो W बराबर क्या आएगा, Q गुणा V। Q क्या है, Q आवेश है, Q का मतलब कौन से बता रहे हैं, आवेश, V का मतलब वोल्टेज यानी विभवांतर। तेरे को आवेश का मान दिया हुआ है, बोलो कितना, सब ऐसा ही मात्रक में, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक V, वोल्टेज दिया है, माइक्रो वोल्टेज नहीं दिया है, इसका मतलब ऐसा ही मात्रक है, और आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम। तो अपन को कुछ भी चेंज नहीं करना है, सवाल के अंदर सीधा मान रखना है। तेरे को कार्य याद करना है, किया जाने वाला कार्य, W का मतलब कार्य है, तो W बराबर बोलो बोलो Q का मान कितना, 2 कूलम, 2 कूलम, V का मान बोलो 12 वोल्टेज। अब देखो कल जो बात आई थी वही आज आ रही है, ये क्या है, संख्या छोड़ो, कूलम मात्रक आवेश का विभवांतर, ये V के लिए लिखा है, कूलम गुणा विभवांतर यानी कूलम गुणा V, C गुणा V, ये क्या बन जाता है, जूल बन जाता है। इसको अच्छे से यहाँ समझो, जैसे कितना मान आएगा बोलो 24 जूल। आप बोलोगे कूलम गुणा वोल्टेज को हटाया कैसे, इधर देखो मैंने क्या बोला, W बराबर Q गुणा V, ये फॉर्मूला आ गया आपके, आपको W क्या करना है, Q का मान दिया हुआ है, बोलो कितना, 2 कूलम, V का मान 12 वोल्टेज, तो 12 वोल्ट लिख दो। लेकिन देखो देखो ये फॉर्मूला देखो, W बराबर Q गुणा V, Q का मात्रक होता है कूलम, विभवांतर का मात्रक होता है V, तो C गुणा V को बोलो मैं जूल लिख सकता हूं, कार्य का मात्रक जूल कैसे आता है, W बराबर Q गुणा V फॉर्मूले से आया, कूलम मात्रक होता है आवेश का, V होता है किसका बोलो, विभवांतर का, तो कूलम गुणा वोल्टेज क्या बन जाता है, जूल बन जाता है। जूल को J से लिख सकते हैं जो कि कार्य का मात्रक है। बोलो समझ आया कि मात्रक कैसे आया, तो यहाँ से मैं 2 गुणा 12 तो 24 होता है, ये तो 24 लिख दिया, अच्छी बात है, लेकिन C गुणा V क्या बन जाता है, C गुणा V को नया नाम दे सकते हो क्या, J का मतलब जूल, तो कार्य कितना होगा 24 जूल। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे और आगे का वीडियो हम नेक्स्ट नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे। और कुछ भी अगर आपको समस्या आई हो इसके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा हुआ वीडियो समझ में आया हो, तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।